नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम पिछली क्लास के अंतर्गत जो आनुवांशिक रोग हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे। हमने आनुवांशिक रोग के बारे में सामान्य जानकारी और वो कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद में हमने पढ़ा था कि जो मेंडलीय विकार होते हैं वो क्या होते हैं। हमने उस समय में आपके थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, वर्णांधता हो गया, इसके अलावा हीमोफीलिया हो गया और बाकी फिनाइल कीटोन्यूरिया है, उसको हम पिछली क्लास के अंतर्गत डिटेल में पढ़ चुके हैं। और आज की इस क्लास के अंतर्गत हम जो आपके गुणसूत्रीय विकार हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सबसे एक अनुरोध है कि यदि आप यहाँ तक आते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसके अलावा जहाँ पर भी आपको कोई समस्या आती हैं तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं कि जो गुणसूत्रीय विकार होते हैं वो क्या होते हैं। देखो दोस्तों, हमें नाम से पता चल रहा है कि जो गुणसूत्रीय विकार होते हैं ये गुणसूत्र में या तो उनकी संरचना में परिवर्तन के कारण से या उनमें संख्या में परिवर्तन के कारण से उत्पन्न होते हैं। या तो उनकी संरचना बदल जाती है या उनकी संख्या बदल जाती है। और ऐसे जो विकार हैं उनमें मुख्य रूप से हम उदाहरण देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो गुणसूत्रीय विकार हैं वो क्या होते हैं कि गुणसूत्रीय विकार ऐसे विकार होते हैं जिसमें या तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन आता है या फिर उनकी संरचना में कोई परिवर्तन आ जाता है और इसके कारण से ये विकार होते हैं, ये रोग होते हैं, वो उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर यानी कि जब किसी व्यक्ति की कोशिका में गुणसूत्र की संख्या या तो ज़्यादा हो जाए, संख्या बदल जाए, या फिर कम हो जाए, या फिर जो गुणसूत्र है उसकी कोई भुजा टूट जाए, तो उस विशेष प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं और उन्हीं को हम गुणसूत्रीय विकार के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद में हम देखने वाले हैं कि जो संख्या में परिवर्तन होता है। दोस्तों, कल आपको या गुणसूत्र पढ़ाया था, तब आपको बताया था कि जो गुणसूत्र होते हैं वो सामान्यतः जोड़ों में पाए जाते हैं। एक जो जोड़ा होता है उसमें सामान्यतः 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं। लेकिन यदि आपके जोड़े में 3 गुणसूत्र हो जाएं, अर्थात एक अतिरिक्त गुणसूत्र है वो आ जाता है, अर्थात 2 पहले से हैं, डिप्लॉइड तो पहले से होते हैं सामान्य स्थिति में, लेकिन एक अतिरिक्त आ जाता है, तो उस स्थिति को हम बोल देते हैं ट्रायोसोमी, अर्थात एक जोड़े के अंदर 3 गुणसूत्र हो जाते हैं और एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। अगर मान लो गुणसूत्र कम हो गया तो 2 में से एक कम हो जाता है, अर्थात उस जोड़े में केवल एक ही गुणसूत्र बचता है और इसी कारण उसको बोलते हैं मोनोसोमी। तो ये तो गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के कारण से हो सकता है। इसके बाद में यदि हम देखें तो संरचना में परिवर्तन के कारण भी हो सकता है। अब संरचना कैसे बदल सकती है, तो हम देख सकते हैं कि या तो गुणसूत्र टूट जाए, उसकी कोई भुजा है वो टूट जाए, या गुणसूत्र दुगना होना, जो गुणसूत्र है उसकी भुजाएं बढ़ जाएं, या इसके अलावा गुणसूत्रों का गलत तरीके से अदल बदल हो जाना, उनकी स्थिति बदल जाना, या गुणसूत्रों का उलट जाना। तो ये सारी की सारी स्थितियां होती हैं जिससे उनकी संरचना में परिवर्तन हो सकता है। तो अभी हमने देखा कि जो गुणसूत्रीय विकार होते हैं वो क्या होते हैं और ये क्यों होते हैं। अब इसके बाद में हम एक एक गुणसूत्रीय विकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी जो आप देख रहे हैं वो है आपका डाउन सिंड्रोम, और ये जो डाउन सिंड्रोम है इसके बारे में लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो डाउन सिंड्रोम है ये एक ऐसा आनुवांशिक विकार है जिसमें जो गुणसूत्र संख्या 21 होती है उसमें एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है। गुणसूत्र संख्या 21 है वो अतिरिक्त हो जाता है, तो 21वें गुणसूत्र में संख्या 2 के बजाय 3 हो जाती है, अर्थात जो 21वां जोड़ा गुणसूत्र है उसमें एक गुणसूत्र और बढ़ जाता है, और जिसके कारण से गुणसूत्रों की संख्या जो सामान्य तौर पर 46 होनी चाहिए थी वो बढ़कर हो जाती है 47। तो डाउन सिंड्रोम एक गुणसूत्रीय विकार है और इस मनुष्य में 21वें जोड़े गुणसूत्र की संख्या 2 के बजाय 3 हो जाती है और इसी स्थिति को हम बोलते हैं ट्रायोसोमी। लेकिन कौन से गुणसूत्र की ट्रायोसोमी हुई है? 21वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी हुई है। अब कारण क्या हो सकते हैं? यदि हम देखें कि ये ट्रायोसोमी क्यों हो रही है, तो हमें पता है कि जो ये
युग्मक बनते हैं उस समय होता है अर्धसूत्री विभाजन। और जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उस दौरान जो प्रत्येक जोड़ा है उसमें से गुणसूत्र होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन बाई चांस अगर अर्धसूत्री विभाजन के दौरान वो जो जोड़े में उपस्थित गुणसूत्र हैं वो अलग नहीं हो तो दोनों गुणसूत्र एक ही युग्मक में चले जाते हैं। और यदि एक ही युग्मक में चले गए और उस युग्मक का जब निषेचन होगा अंडाणु के साथ या फिर शुक्राणु के साथ तो उससे क्या होगा कि जो 21वां जोड़ा गुणसूत्र है जिसमें 2 होने चाहिए थे अब 3 हो जाएंगे। एक जो युग्मक होगा उसके पास 2 हैं और जो दूसरा युग्मक है उसके पास 1 है, तो टोटल मिलकर 3 हो जाएंगे और इसके कारण से 21वें जोड़े गुणसूत्र है उसमें संख्या 3 हो जाएगी। तो यह हमें ध्यान रखना है कि कोशिका विभाजन, यहां पर अर्धसूत्री विभाजन के बारे में बात हो रही है, मियोसिस अर्थात अर्धसूत्री विभाजन में गलती के कारण से 21वें जोड़े गुणसूत्र होता है उसमें नॉन डिसजंक्शन अर्थात वो अलग नहीं होते हैं और जिसके कारण से वो ट्रायोसोमी हो जाती है। 46 की जगह गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है कितनी? 47। और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आता है वो गुणसूत्र संख्या 21 होता है। यह हमें ध्यान रखना है और ये एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। आप यहां पर डाउन सिंड्रोम से पीड़ित एक लड़की का चित्र भी देख सकते हैं। इनका जो चेहरा होता है वो गोल होता है और इनके मुंह से लार टपकती रहती है और इनका मानसिक विकास होता है वो धीमा होता है, हम लक्षणों में देखने वाले हैं। यदि हम डाउन सिंड्रोम के मुख्य लक्षण देखें तो चेहरे की एक विशेष आकृति होती है। जो चेहरा होता है गोल और चपटा होता है, गोल और चपटा होता है। बादाम जैसी आंखें, नाक होती है वो छोटी होती है। मानसिक विकास में क्या आती है? कमी आती है। यहां पर हम देख भी सकते हैं कि जो चेहरा है उसके बारे में एक विशेष लक्षण है, इनकी आंखें हैं उसके बारे में भी एक लक्षण है। इसके अलावा मानसिक विकास इनका कमजोर होता है, कद होता है वो छोटा होता है। जन्म से इनके जो हृदय संबंधी बीमारियां होती हैं, मांसपेशियां होती हैं वो कमजोर होती हैं और शारीरिक विकास इनका धीमा होता है। तो ये डाउन सिंड्रोम के बारे में था। यहां पर भी हम देख सकते हैं कि जो ये सिंगल पाम क्रीज होती है वो आगे हम देखने वाले हैं। इसकी आंखें होती है छोटी बादाम के जैसी होती हैं, कान होते हैं वो छोटे होते हैं, आंखें भी बादाम जैसी होती हैं। और इसके अलावा यदि हम देखें तो हार्ट की समस्याएं रहती हैं इसके, यहां पर हर्निया की समस्या भी हो सकती है। तो इस कारण से ये जो डाउन सिंड्रोम है ये एक विशेष प्रकार का रोग बने जाता है या एक आनुवंशिक रोग बने जाता है। अब इसके बाद में इस जो डाउन सिंड्रोम रोग की एक विशेषता है कि ऐसे जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनके हाथ में एक रेखा पाई जाती है। सामान्य तौर पर यदि हम हमारा हाथ देखें तो ये एक रेखा होती है, इसके अलावा यहां पर 2 रेखाएं होती हैं। लेकिन जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति होता है उसके हाथ में यहां पर केवल एक ही रेखा पाई जाती है और इस स्थिति को हम बोलते हैं एकल हथेली रेखा या सिंगल पामर क्रीज। अर्थात सामान्य व्यक्ति की हथेली में 2 मुख्य रेखाएं होती हैं। यदि आप अपनी हथेली को देखें तो यहां पर 2 मुख्य रेखाएं हैं, लेकिन ऐसे पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनके हाथ की जो हथेली होती है उसमें केवल एक सिंगल रेखा पाई जाती है। लेकिन डाउन सिंड्रोम वाले कई जो बच्चों में पूरी हथेली में एक सीधी रेखा और एकल रेखा होती है। इसे सिंगल ट्रांसफर पामर क्रीज भी कहा जाता है। ट्रांसवर्स का मतलब ऐसे हाथ में आड़ी रेखा के बारे में बात हो रही है। यह डाउन सिंड्रोम का एक क्या है? संकेत है और यह आपको याद रखना है। तो यह था डाउन सिंड्रोम के बारे में। डाउन सिंड्रोम में जो याद रखने की सबसे मुख्य चीज है वो ये है कि जो 21वें गुणसूत्र होता है उसमें एक गुणसूत्र अतिरिक्त आ जाता है, अर्थात 21वां गुणसूत्र अतिरिक्त हो जाता है। गुणसूत्र 46 के स्थान पर कितने हो जाते हैं? 47 हो जाते हैं। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं टर्नर सिंड्रोम के बारे में। और जो ये टर्नर सिंड्रोम होता है ये महिलाओं में होता है। हमें पता है कि जो महिलाएं होती हैं उनमें 46 गुणसूत्र में से जो
23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है वो होता है XX। ये सामान्य महिला के बारे में बात हो रही है। इस टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित जो महिला होती है उसमें जो ये X गुणसूत्र हो जाता है ये हो जाता है कम, और गुणसूत्र की संख्या हो जाती है 45। अर्थात ये मोनोसोमी के कारण होने वाला रोग है। जोड़े में से एक गुणसूत्र हट जाता है, 23वें जोड़े गुणसूत्र में से एक गुणसूत्र हट जाता है और कुल गुणसूत्रों की संख्या रह जाती है 45। अर्थात टर्नर सिंड्रोम एक गुणसूत्रीय विकार है जो केवल लड़कियों में पाया जाता है। इसमें लड़की के सेक्स गुणसूत्र अर्थात जो एक्स गुणसूत्र होता है उसमें से एक गुणसूत्र कम हो जाता है और यह हो जाता है XO, अर्थात केवल एक ही X गुणसूत्र पाया जाता है और एक की हो जाती है कमी। सामान्य जो लड़की होती है उसमें गुणसूत्र होते हैं 46 प्लस XX, और जो टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित लड़की होती है उसमें होते हैं आपके 45 गुणसूत्र, अर्थात जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है वो हो जाता है आपका एक गुणसूत्र कम। यहां पर टोटल गुणसूत्र हैं 46 और जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र है वो है XX। तो ये जो टर्नर सिंड्रोम होता है ये लड़कियों में होने वाला रोग है। कारण क्या होता है कि सेक्स क्रोमोसोम की मोनोसोमी होती है। अभी आपको बताया था मोनोसोमी का मतलब क्या होता है कि जब जोड़े में या युग्म में केवल एक ही गुणसूत्र पाया जाता है तो उसे बोलते हैं मोनोसोमी। यानी एक X गुणसूत्र नॉन डिसजंक्शन के कारण गायब हो जाता है और कुल गुणसूत्र हो जाते हैं कितने 45। तो हमें याद रखना है डाउन सिंड्रोम में 47 गुणसूत्र हो जाते हैं और जो टर्नर सिंड्रोम होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या 45 ही रह जाती है। कौन सा गुणसूत्र कम होता है? सेक्स क्रोमोसोम कम होता है लड़कियों में। मुख्य लक्षण क्या क्या होते हैं? नाटा कद अर्थात छोटा कद। यहां पर आप डायग्राम भी देख सकते हैं, कद होगा वो होगा छोटा। वेप्ड नेक अर्थात जो गर्दन होगी इस गर्दन पर झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है, तो वेप्ड नेक होती है अर्थात गर्दन पर झिल्ली जैसी त्वचा का क्या होता है विस्तार होता है। चौड़ी छाती और दूर दूर निप्पल, यहां पर आप देख सकते हैं कि छाती है वो चौड़ी और जो निप्पल होते हैं वो दूर दूर पाए जाते हैं। गर्दन के पीछे की ओर बाल नीचे तक पाए जाते हैं अर्थात उनकी हेयरलाइन होती है वो नीचे तक खिसक जाती हैं। बाहर की ओर हाथ मुड़े हुए होते हैं, यहां पर आप देख सकते हो हाथ हैं वो बाहर की ओर मुड़े जाते हैं। अंडाशय का अधूरा विकास, अंडाशय का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है। इसके अलावा बांझपन की समस्या होती है, स्तन होते हैं वो कम विकसित होते हैं और गुर्दे की असामान्यताएं भी हो सकती हैं अर्थात गुर्दे संबंधित रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये था टर्नर सिंड्रोम से पीड़ित जो महिलाएं होती हैं उनमें क्या क्या लक्षण होते हैं। तो अभी तक हम दो रोगों के बारे में पढ़ चुके हैं, एक है डाउन सिंड्रोम और दूसरा है टर्नर सिंड्रोम। ये दोनों ही गुणसूत्रीय विकार हैं, लेकिन एक जो पहला डाउन सिंड्रोम है वो एक गुणसूत्र की अधिकता के कारण होता है 21वें नंबर गुणसूत्र की, और ये आपका एक गुणसूत्र की कमी के कारण से होता है। और वो गुणसूत्र कौन सा होता है? लिंग गुणसूत्र। किसमें? महिलाओं में। गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 45 हो जाती है। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। जैसे पिछला रोग था वो लड़कियों में होता है और जो ये रोग है जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम रोग होता है ये पुरुषों में होने वाला रोग है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक गुणसूत्रीय विकार है जो केवल पुरुषों में पाया जाता है। इसमें पुरुष के जो सेक्स गुणसूत्र होते हैं, पुरुषों में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं XY, लेकिन जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से पीड़ित जो पुरुष होते हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है XXY, अर्थात ऐसे जो पुरुष होते हैं उनमें भी गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। तो देखा जाए तो ये रोग भी आपका जो ट्रायोसोमी है उसके कारण होने वाला रोग है, अर्थात इसमें पुरुषों में सेक्स गुणसूत्र XXY हो जाता है।
सामान्य पुरुष होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, और जो अंतिम जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है वो होता है XY। क्लाइनफेल्टर में जो पुरुष होते हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है टोटल 47, और जो अंतिम जोड़ा होता है उसमें एक गुणसूत्र अतिरिक्त आ जाता है और गुणसूत्र हो जाते हैं XY। क्यों होता है? वही जो गुणसूत्र है युग्मक निर्माण के दौरान या अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान जो गुणसूत्र होते हैं वो अलग नहीं हो पाते हैं। इस कारण एक युग्मक में गुणसूत्र अधिक हो जाते हैं और एक युग्मक में कम हो जाते हैं, और जब वो अधिक वाला युग्मक किसी सामान्य युग्मक के साथ संलयित होता है तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान नॉन डिसजंक्शन के कारण एक अतिरिक्त X क्रोमोसोम जुड़ा रह जाता है। कुल गुणसूत्र कितने रह जाते हैं? 47। तो यहां पर भी गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है, लेकिन यहां पर जो बढ़ता है वो लिंग गुणसूत्र बढ़ता है। हमने देखा डाउन सिंड्रोम में भी 47 होती हैं, लेकिन वहां पर जो गुणसूत्र बढ़ता है वो 21वें नंबर के जोड़े में गुणसूत्र बढ़ता है। यदि इसके मुख्य लक्षण देखें, यदि हम जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है उसके मुख्य लक्षण देखें तो इसमें आ जाएगा लंबा कद। जो पुरुष होंगे वो लंबे कद के होंगे, शरीर में बाल होंगे वो कम होंगे, पुरुषों में स्तनों का विकास, यहां पर स्तन विकास हो जाएगा, मांसपेशियां कम विकसित रहेंगी, छोटे वृषण टेस्टिस होंगे वो छोटे होंगे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होगा? कम होगा। किसमें? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं, पुरुष होते हैं, उनमें। सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो ठीक प्रकार से विकसित नहीं हो पाते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। सीखने में कठिनाई, उनका जो मानसिक विकास होता है वो भी कमजोर होता है, और इसके अलावा जो दिमागी क्षमता है वो कम रह जाती है। भाषा सीखने में समस्या, अर्थात वो मानसिक विकास से ही संबंधित है कि उनका मानसिक विकास कमजोर रहता है। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि टोल स्ट्रक्चर है, इसके अलावा छाती पर कम बाल, स्तनों का विकास, इसके अलावा जो प्यूबिक हेयर हैं उनकी ग्रोथ भी महिलाओं के जैसी होती हैं। तो ये सारे के सारे जो लक्षण होते हैं ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से पीड़ित जो पुरुष होते हैं उनमें पाए जाते हैं। हमारे याद रखने की जो मुख्य चीज है वो ये है कि इसमें गुणसूत्रों की क्या हो जाती है? अधिकता। और कौन सा गुणसूत्र बढ़ता है? लिंग गुणसूत्र। और ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है ये पुरुषों में पाया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट हम एक आनुवांशिक विकार के बारे में बात कर रहे हैं और जिसका नाम है पटाऊ सिंड्रोम। ये जो आनुवांशिक विकार है इसमें जो गुणसूत्र संख्या 13 होता है इसमें 2 के बजाय 3 हो जाती है, अर्थात यहां पर जो भी बात हो रही है वो युग्म की बात हो रही है। अर्थात 13वें नंबर के जो गुणसूत्र है उसमें 2 के बजाय कितने गुणसूत्र हो जाते हैं? 3। और इस कारण गुणसूत्रों की संख्या इसमें भी कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। अर्थात यहां पर ट्रायोसोमी हो रही है, लेकिन कौन से नंबर में? 13वें नंबर के गुणसूत्र की ट्रायोसोमी होती है। कारण क्या हो सकते हैं? वही आपका नॉन डिसजंक्शन, अर्थात जब युग्मक निर्माण हुआ उस दौरान वो जो गुणसूत्र का जोड़ा है वो ठीक प्रकार से अलग नहीं हो पाया है। गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। कभी कभी रॉबर्टसन ट्रांसलोकेशन की भी समस्या होती है। यहां पर यदि इसके मुख्य लक्षण देखें, यदि आपने ये डायग्राम देखा हो, इस पटाऊ सिंड्रोम से जो पीड़ित बच्चे होते हैं उनके जो सबसे मुख्य लक्षण है वो इनका कटा हुआ होठ है, कि जो इनका होठ होता है वो कटा हुआ पाया जाता है और तालू भी होता है वो भी कटा हुआ पाया जाता है। जो कान होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं, जो सिर होता है वो छोटा होता है। तो ये सबके सब जो लक्षण होते हैं ये पटाऊ सिंड्रोम के होते हैं। हमें जो मुख्य चीज याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो गुणसूत्र संख्या 13 होता है उसमें एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है। मुख्य लक्षण अभी आपको बताया, कटा हुआ होठ और तालू, बहुत ही छोटी छोटी आंखें,
मस्तिष्क का ठीक प्रकार से विभाजन नहीं होता है। अतिरिक्त अंगुलियां, यहां पर आप देख सकते हो कि जो अंगुली होती हैं वो अतिरिक्त आ जाती है। जैसे सामान्य तौर पर 5 अंगुलियां होती हैं, मान लो एक अंगुली अतिरिक्त हो गई, तो अतिरिक्त अंगुलियां, वजन होता है उनका कम होता है, सिर होता है उनका छोटा होता है। ऐसे व्यक्ति हृदय विकार से पीड़ित होते हैं। जन्म के बाद में जीवित रहने की संभावना बहुत ही कम होती है। पटाऊ सिंड्रोम से जो पीड़ित जो बच्चे होते हैं वो कम समय तक ही जीवित रह पाते हैं। पटाऊ सिंड्रोम होता है वो कौन से नंबर गुणसूत्र में जो अधिकता होती है उसके कारण होता है? 13वें नंबर के गुणसूत्र में अधिकता के कारण से होता है। अधिकांश शिशु होते हैं वो या तो कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों या कुछ महीनों तक ही जीवित रह पाते हैं, उनसे अधिक में उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ये था पटाऊ सिंड्रोम के बारे में। अभी तक हम डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, इसके बाद में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और पटाऊ सिंड्रोम के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके बाद में यदि गुणसूत्रीय विकार में देखें तो एक जो मुख्य जो विकार है वो आता है एडवर्ड सिंड्रोम। ये जो एडवर्ड सिंड्रोम होता है वो क्या होता है, कौन से नंबर का जो गुणसूत्र होता है वो बदल जाता है, वो सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो ये है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम होता है ये भी गुणसूत्रीय विकार है। यहां पर भी एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है और ये अतिरिक्त जो गुणसूत्र होता है ये 18वें नंबर का गुणसूत्र होता है, उसकी एक अतिरिक्त कॉपी होती है। इस कारण गुणसूत्रों की संख्या इसमें भी कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। तो इसमें भी 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। अतिरिक्त कौन सा होता है? 18वें नंबर का जो गुणसूत्र होता है वो अतिरिक्त हो जाता है। वही बात कि मियोसिस में नॉन डिसजंक्शन होता है, अर्थात तो ठीक प्रकार से उनका विभाजन नहीं हो पाता है। और यहां पर जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आता है वो कौन से नंबर का होता है? 18वें नंबर का जो गुणसूत्र होता है वो अतिरिक्त होता है। मुख्य लक्षण हो सकते हैं कि जन्म के वक्त जो वजन होगा वो बहुत ही कम होगा, सिर होगा वो छोटा होगा, छोटा मुंह और ठोड़ी, जो इसकी ठोड़ी है वो छोटी रहेगी, कान नीचे की ओर रहेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं। दूसरी अंगुली तीसरी पर क्रॉस रहती हैं। अंगुलियां होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्रॉस हो सकती हैं। दिल की गंभीर बीमारियां होती हैं ऐसे पीड़ित जो बच्चे होते हैं उनको, और ऐसे बच्चे भी अधिकतर बच्चे कुछ हफ्तों या महीनों से ज्यादा नहीं जी पाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये था एडवर्ड सिंड्रोम, 18वें नंबर के गुणसूत्र की अधिकता के कारण होता है। हमें लक्षण, कोई मुख्य लक्षण है वो याद रखना है। इसके अलावा जो याद रखने की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि गुणसूत्र बढ़ रहा है या कम हो रहा है या उसकी कोई संरचना में परिवर्तन आ रहा है। बढ़ रहा है तो कौन से नंबर का बढ़ रहा है, कम हो रहा है तो कौन से नंबर का कम हो रहा है, और संरचना में परिवर्तन हो रहा है तो कौन से नंबर के गुणसूत्र में परिवर्तन हो रहा है। इसके बाद में यदि हम बात करें तो एक होता है क्राउड्यू-सा सिंड्रोम, या जिसे हम केट टू क्राई सिंड्रोम भी कहते हैं। दोस्तों इसके नाम से पता चल रहा है क्राई टू केट, अर्थात जो बिल्ली का बच्चा होता है उसके रोने के जैसी आवाज आती है। इस रोग से जो पीड़ित बच्चे होते हैं जब रोते हैं तो बिल्ली के जैसी आवाज आती है, और इसी कारण इसे केट क्राई सिंड्रोम भी कहा जाता है। यह भी कैसा विकार है? गुणसूत्रीय विकार। दोस्तों अभी तक जो भी हमने गुणसूत्रीय विकार पढ़े हैं उनमें या तो गुणसूत्र कम हुआ है या गुणसूत्र अधिक हुआ है, लेकिन ये जो विकार हम पढ़ रहे हैं क्राई टू कैट सिंड्रोम या क्री-ड्यू-सो सिंड्रोम, इस रोग में गुणसूत्र की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है लेकिन उसकी संरचना में परिवर्तन आ रहा है। इस जो विकार है या इस जो संबंधित रोग है इसके अंदर जो 5वें नंबर का जो गुणसूत्र होता है उसकी जो छोटी वाली भुजा होती है उसकी संरचना बदल जाती है और जिसके कारण से ये रोग होता है। तो ये गुणसूत्रीय विकार है जो गुणसूत्र संख्या 5 के कारण होता है। और क्यों होता है? यानी कि गुणसूत्र नंबर जो 5 होता है उसमें गुणसूत्र का जो पी हिस्सा है, पी का मतलब छोटी भुजा,
जब हमने गुणसूत्र की संरचना पढ़ी थी तो उस समय आपको बताया था कि जो छोटी भुजा होती हैं उसको हम पी भुजा कहते हैं और जो बड़ी भुजा होती है उसको हमें क्यू भुजा कहते हैं। तो यहाँ पर जो 5वें नंबर का जो गुणसूत्र होता है उसकी छोटी भुजा होती है वो टूट जाती है, अर्थात ये जो रोग है वो संरचना में बदलाव के कारण से उत्पन्न हो रहा है। इस रोग से जो पीड़ित बच्चे होते हैं ये बिल्ली की तरह रोते हैं, अर्थात प्रभावित शिशु के जो रोने की आवाज होती है वो बिल्ली के जैसी होती है। अब यहां पर क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से जो रोग होता है उससे पीड़ित जो बच्चे होते हैं उसकी आवाज बिल्ली के जैसे रोने के जैसी होती है, तो आपको ध्यान रखना है। और वो आपसे यह भी पूछ सकता है कि वो कौन से गुणसूत्र के कारण हो रहा है, क्या उसकी संरचना बदल रही है या फिर उसकी संख्या बदल रही है। तो हमें याद रखना है कि 5वें नंबर का गुणसूत्र है और उसकी संरचना में परिवर्तन आता है, यानी कि 5वें नंबर की गुणसूत्र की जो पी हिस्सा होता है वो टूट जाता है। यदि इसके मुख्य लक्षण देखें तो यहां पर आप डायग्राम दे सकते हो, रोने वाला इसका मुख्य लक्षण है। मुख्य लक्षण है कि विशिष्ट रोने की आवाज, और वो कैसी आवाज होती है, बिल्ली के जैसी। जन्म के समय वजन होगा वो बिल्कुल कम होगा, सिर होगा वो छोटा होगा, चेहरा होगा वो गोल होगा और नाक का हिस्सा होगा वो कैसा होगा, चौड़ा। आंखें होंगी वो दूर दूर और कान भी नीचे की ओर लटके हुए रहेंगे। तो ये था क्राइटू-केट सिंड्रोम। यदि हम इन रोगों को एक छोटे से सारांश के रूप में देखें, एक समरी के रूप में रिवाइज करें, तो यहां पर हम देख सकते हैं तो जो भी गुणसूत्रीय विकार हैं ये या तो गुणसूत्र की जो गुणसूत्रीय विकार हैं या तो जो गुणसूत्र है उसकी संरचना में और या उनकी जो संख्या होती है उसमें बदलाव के कारण से होते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से रोग हैं। पहले नंबर पे जो रोग हमने पढ़ा है वो पढ़ा है डाउन सिंड्रोम। पहला जो रोग हमने पढ़ा है वो पढ़ा है डाउन सिंड्रोम। और जो ये जो डाउन सिंड्रोम है ये 21वें नंबर के जो गुणसूत्र हैं, 21वें नंबर का जो गुणसूत्र है उसकी अधिकता के कारण होता है और गुणसूत्र हो जाते हैं टोटल 47। मुख्य लक्षण है कि चेहरा होगा वो गोल होगा और इसके अलावा जो पाम क्रीज वाली जो विशेषता है वो इस डाउन सिंड्रोम की मुख्य विशेषता है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे जो हमने रोग पढ़ा है वो पढ़ा है टर्नर सिंड्रोम। वो रोग हमने टर्नर सिंड्रोम रोग पढ़ा है और ये जो रोग है इसमें जो लिंग गुणसूत्र हैं, लिंग गुणसूत्र किसमें, महिलाओं में, महिलाओं में जो लिंग गुणसूत्र होता है उसकी क्या हो जाती है, कमी। महिलाओं में जो लिंग गुणसूत्र होता है वो होता है XX और इस रोग से जो पीड़ित महिलाएं होती हैं उसमें गुणसूत्र कितने होते हैं, केवल एक ही X गुणसूत्र होता है, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या टोटल कितनी हो जाती है, 45। अर्थात गुणसूत्र कम हो जाते हैं और महिलाओं में होता है और X गुणसूत्र कम में होता है। इसके बाद में तीसरा जो रोग पड़ा वो हमने पढ़ा है क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम। ये रोग भी गुणसूत्र की अधिकता के कारण होता है, लेकिन कौन से नंबर का गुणसूत्र बढ़ता है, लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र होता है उसकी अधिकता हो जाती है, कौन से लिंग गुणसूत्र की, X। लेकिन याद रखना ये किस में होता है, पुरुषों में होता है। गुणसूत्र पुरुषों में क्या होते हैं, 46 + XY होते हैं, इसमें हो जाते हैं 46 + XX
वाई, अर्थात टोटल गुणसूत्र कितने हो जाते हैं? 47 हो जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमने रोग पढ़ा है वो पढ़ा है आपका पहला डाउन सिंड्रोम, दूसरा टर्नर सिंड्रोम, तीसरा हमने क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, चौथा जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है पटाऊ सिंड्रोम। चौथा जो रोग हमने पढ़ा है वो पढ़ा है पटाऊ सिंड्रोम। इसमें भी गुणसूत्र की क्या हो जाती है? अधिकता हो जाती है। हमें याद रखना है कि कौन से गुणसूत्र की अधिकता होती है। तो जो 13वां नंबर गुणसूत्र होता है उसकी अधिकता हो जाती है और टोटल गुणसूत्र होते हैं वो 47 हो जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें तो एक रोग हमने पढ़ा है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम, इसमें गुणसूत्र की क्या होती है? अधिकता होती है। और यहां पर कौन से नंबर गुणसूत्र की अधिकता होती है? 18वें नंबर के जो गुणसूत्र होता है उसकी अधिकता होती है। और यहां पर भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। और अंतिम जो 6वें नंबर का गुणसूत्रीय विकार हमने पढ़ा है वो पढ़ा है क्राइटुकेट सिंड्रोम। क्राइटुकेट सिंड्रोम, यहां पर सब में गुणसूत्र या तो कम हो रहा था या ज्यादा हो रहा था, लेकिन इस जो आनुवांशिक रोग है इसमें गुणसूत्र की संरचना में बदलाव आता है। और कौन से नंबर के गुणसूत्र की संरचना में बदलाव आता है? जो 5वें नंबर का गुणसूत्र है उसकी संरचना में क्या आ जाता है? बदलाव आ जाता है। क्या बदलाव आता है? तो इसकी जो पी भुजा होती है वो क्या हो जाती है? टूट जाती है। तो ये जो भी रोग हमने पढ़े हैं उनका एक शॉर्ट नोट हमने तैयार किया है कि कौन से गुणसूत्र में मुख्य रूप से क्या बदलाव आता है और इनकी एक मुख्य विशेषताएं आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपको डायग्राम दिखाए गए हैं कि यहां से आपके दिमाग में एक चित्र बन जाए कि कौन से रोग में क्या क्या समस्याएं होती हैं। लेकिन मुख्य चीज जो आपको याद रखने की है वो आपको इस बोर्ड पर आपको बता दी गई है। तो दोस्तों ये हमने पढ़ा है गुणसूत्रीय विकारों के बारे में। अभी तक जो पिछली क्लास और आज की जो क्लास है ये टोटल आपके जो आपके जो आनुवांशिक रोग हैं उनके बारे में थी। पिछली वाली क्लास में हमने मेंडलीय विकार पढ़े थे और आज की इस क्लास के अंतर्गत हमने गुणसूत्रीय विकारों को पढ़ा है। दोस्तों आप सभी को यदि वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट कीजिए। अगर आपको समझ में आता है तो आप थम्स अप का निशान भी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप देखो तो हम हमारे YouTube चैनल के ऊपर हमारा YouTube जो चैनल है उसका नाम है SRL एकेडमी और हम हमारे YouTube चैनल पर जो भी कंपटीशन एग्जाम है चाहे से वो राजस्थान की हो और चाहे से वो सेंट्रल लेवल की हो उसमें हम जो बायोलॉजी है वो वाला सेक्शन, इसके अलावा जनरल साइंस और इसके अलावा साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए एक सीरीज लेकर चल रहे हैं। अभी जो हम हमारी एग्जाम है वो लैब असिस्टेंट को फोकस करके चल रहे हैं, उसके सिलेबस को पढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही कोई एग्जाम आती है तो हम उसके अंदर जो भी जनरल साइंस और जो भी बायोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आने वाले हैं उन सबको सोल्व करवाने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।